को हर्ट करेगा, लोगों को हर्ट करेगा, लोगों को हर्ट करेगा, हैं? लोगों को हर्ट करेगा। This was the teaser of my award-winning short film, जो कि coming Monday यानी September 8 को चैनल पे रिलीज होगी. It's about overthinking, self-doubt and chasing perfection in different aspects of life. So everyone, खास करके आप सब आर्टिस्ट्स will be able to relate with this film. Editing तो चलो by default रहेगी ही, लेकिन आपके भाई ने cinematography और direction भी करी है. I've made this thing with Vaibhav, who is also the co-director and writer of the film. इस बंदे के साथ मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर से कुछ ना कुछ बनाते आ रहा हूँ. The last thing that I want to say is this film is surely the peak of all my work until now. तो जिस तरीके से आपने भर भर के मेरे ट्यूटोरियल्स को प्यार और सपोर्ट दिया है, आई होप कि इस फिल्म को भी वो सब कुछ मिलेगा. सो आई वुड लव टू सी यू ऑल इन द कमेंट सेक्शन ऑफ वैन गो ऑन September 8. अब शुरू करते हैं आज के ट्यूटोरियल को. By the end of this video, I'll change the way you think about music selection. एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा जो आपने पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं देखी होगी और जिसके थ्रू आप दिमाग लगाकर ये डिसाइड कर पाओगे कि मल्टीपल ऑप्शंस में से कौन सा बीजीएम आपकी स्टोरी के लिए परफेक्ट है. साथ में हम अलग अलग सीन्स एनालाइज करके देखेंगे कि डायरेक्टर्स और कंपोजर्स डिफरेंट इमोशंस जनरेट करने किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स और म्यूजिक यूज करते हैं. इधर से जो ऑब्जर्वेशंस और पैटर्न्स मिलेंगी इनको हम प्रैक्टिकली अप्लाई भी करेंगे. A lot of things to cover today. बहुत मजा आएगा. पूरा एंड तक देखना because this is one of the best videos that I've ever created. So I hope you love this as much as I do. याद करो कि बचपन में जब अपन इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे थे तो कौन सा लेटर कैसा दिखता है और उसको क्या बोलते हैं, ये बेसिक्स दिमाग में फिट करने हमें उन पे बार बार घिसवाया जाता था. उसके बाद वी वर इंट्रोड्यूस्ड विद 2 letter words, देन केम द 3 letter words, फिर कुछ टाइम बाद ग्रामर के रूल्स आए और ऐसे करते करते वी स्लोली गॉट टू नो हाउ टू फ्रेम अ सेंटेंस. एज वी स्टार्टेड टू रीड मोर हमें अलग अलग टाइप के वर्ड्स पता चले और तब समझ आया कि एक इंसान की मेंटल डिक्शनरी में जितने शब्द होंगे वो उसी के हिसाब से अपने थॉट्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करके सामने वाले को कुछ फील करवा पाएगा. ये सेम चीज फिल्म मेकिंग पे भी अप्लाई होती है. एक बंदा विजुअल्स और साउंड यूज करके ऑडियंस को एक कहानी बताकर उन्हें कुछ महसूस करवाना चाहता है. अब विजुअल्स को एंगेजिंग बनाने हमारे पास अलग अलग टाइप की गाइडलाइंस और चीजें हैं. आपने सुना होगा किस तरीके से कोई पर्टिकुलर कैमरा एंगल, मूवमेंट, लेंस चॉइस या शॉट की फ्रेमिंग किसी इमोशन को जनरेट करने में हेल्प करती है. जैसे किसी बंदे को लो एंगल से दिखाया जाए तो वो बहुत पावरफुल लगता है. अगर क्लोजअप के लिए वाइड लेंस यूज किया जाए तो इट गिव्स अ फीलिंग कि कैरेक्टर का मेंटल स्टेट डिस्टॉर्टेड है. वी डेफिनेटली हैव अदर थिंग्स लाइक कलर साइकोलॉजी, वीएफएक्स, सेट डिजाइन, यू गेट द पॉइंट. लेकिन साउंड का क्या? क्यों आप तुक्के से नहीं बल्कि दिमाग लगाकर डिसाइड नहीं कर पाते कि हाँ भाई सिर्फ ये 3 बीजीएम्स ही मेरी वीडियो के लिए सही है और इनमें से भी ये एकदम परफेक्ट होगा फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट. तो आप ये डिसीजन नहीं ले पाते बिकॉज आपकी मेंटल डिक्शनरी व्हेन इट कम्स टू साउंड इज वीक, जो कि स्टार्टिंग में सबकी होती है. इसको स्ट्रॉन्ग करने हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो हमने किसी नई लैंग्वेज को सीखने के लिए करी थी. द फर्स्ट स्टेप इज गेटिंग टू नो द लेटर्स और इन दिस केस इंस्ट्रूमेंट्स. यार अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है ना तो फटाफट लाइक कर दो और अपने दोस्त, कलीग्स, कॉलेज के ग्रुप्स सब जगह पे शेयर करना और हाँ सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाना. अगर मैं आपके सामने ये रख दूं, आपको एक आइडिया है कि इसकी आवाज कैसी होती है. इफ यू सी दिस यू नो द बेसिक साउंड ऑफ इट. नाउ व्हाट अबाउट दिस थिंग? हाई चांसेस है कि इसकी आवाज तो क्या आपको पता भी नहीं होगा कि ये दिखता कैसा है. मुझे भी नहीं था. ये काइंड ऑफ ड्रम जैसा होता है और बहुत सारे बीजीएम्स में यूज किया गया है लाइक द टाइटल थीम ऑफ स्टार वॉर्स. So there are a lot of instruments, लेकिन 15-20 ऐसे हैं जो बार बार यूज होते हैं. तो उनके नाम, लुक, साउंड और कैटेगरी के बारे में एक बेसिक आइडिया होना जरूरी है बिकॉज वंस यू नो दिस यू विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग सम पैटर्न्स. जैसे चेज या फाइट सीन्स के लिए परकशन इंस्ट्रूमेंट्स कई बार यूज होते हैं टू मैच द इंटेंसिटी ऑफ द विजुअल्स.
अगर कोई हॉरर सीन है तो हाई चांसेस है कि वी आर हियरिंग समथिंग फ्रॉम द स्ट्रिंग्स डिपार्टमेंट। किसी कैरेक्टर या सीन की एपिकनेस दिखाने और ऑडियंस के अंदर गूज़बम्स या हीरोइज्म जनरेट करने ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स का यूज हो सकता है। द डार्क नाइट के क्लाइमैक्स में बैटमैन को चेज किया जाता है। So we'll hunt him. A watchful protector. A dark knight. Now, along with the patterns, you'll also get an idea about the range of an instrument. For example, Schindler's List में Steven Spielberg और composer John Williams ने violin का यूज किया था to express the horrific incidents faced by the Jews. लेकिन अब ये देखो, मोहब्बत। समझे आप, सेम इंस्ट्रूमेंट इतने कंट्रास्टिंग इमोशंस को सप्लीमेंट कर सकता है। Chris was saying that to use the violin to portray Oppenheimer. And you can go between those emotions really, really quickly. And that was something that resonated with the nature of Oppenheimer and complex character. And that brings me to the second step. बहुत लोग फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एक्शन या साई-फाई ही देखते हैं। मेरे भाई वो नहीं चलेगा। लेटर्स जानने के बाद रीडिंग कर करके हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव हुई थी। ठीक उसी तरह जॉनर और लैंग्वेज के लिमिटेशंस हटाकर अलग अलग टाइप का सिनेमा कंज्यूम करना शुरू करो। और जब कोई मूवी पहली बार देख रहे हो ना, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जस्ट चिल एंड वॉच इट लाइक अ नॉर्मल व्यूअर। खत्म हो जाने के बाद स्टार्ट योर एनालिसिस। Go back to the scenes that made you feel something. It could be excitement, peace, fear, heroism, tension, whatever it may be. और उनमें कोई BGM है तो बस आंख बंद करके focus on it. And try to figure out the instruments used in that. The goal is to get better at the art of listening and decoding. अगर कुछ समझ नहीं आता तो गूगल करके वी कैन रीड द साउंड ट्रैक रिव्यूज या फिर कंपोजर्स के इंटरव्यूज देख सकते हैं। Because first I wrote the Spider-Man theme and something really brassy and heroic. Is it just the horns doing it right now? Let's put the trombones in. तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि अलग अलग इमोशंस जनरेट करने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो सकते हैं। You'll get to know their strengths and weaknesses. आपको डायरेक्टर्स की थॉट प्रोसेस पता चलेगी, which will eventually help you in our next step. The first thing you need to understand is the intensity of the scene, and to keep it really simple, we'll just have two categories. High number of cuts plus fast movement obviously falls under high intensity, लेकिन एक सिंगल शॉट भी काफी इंटेंस हो सकता है just because of high on-screen action. अब जब ज्यादा एक्शन या कट्स नहीं होते, it could be something sad, peaceful या फिर just a normal conversation. All of that falls under low intensity. अब ओपनहाइमर के क्लाइमैक्स में हमें फास्ट मूवमेंट या कट्स नहीं मिलते, लेकिन जिस टॉपिक पे बात हो रही है कि एटॉमिक बॉम्ब कैसे पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है, that makes this conversation of very high stakes और उस वजह से this scene falls under high intensity. So 90% cases में the music needs to supplement the intensity of the visuals. In this sequence from Ford versus Ferrari, starting में music is not that intense. लेकिन जैसे ही माइल्स को स्पीड बढ़ाने की परमिशन मिलती है, फास्ट कटिंग होती है एंड ड्रमिंग इज इंट्रोड्यूस्ड एंड सिंक्ड विद द विजुअल्स टू मैच द इंटेंसिटी। फिर मैट डेमन पे कट होते ही देयर इज अ ड्रॉप इन द पेस बिकॉज यहाँ पे कोई ज्यादा एक्शन नहीं हो रही। अब कुछ केसेस में द म्यूजिक मे नॉट मैच द विजुअल्स। दिस कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक आयरनी। जैसे ये टॉर्चर वाले सीन में look at the music choice of Quentin Tarantino. We see this thing in American Psycho as well. Hip to be square. A song so catchy. Hey, Paul!
तो ये सीन्स में ऑडियंस आइडियली अनकंफर्टेबल होनी चाहिए, लेकिन ये विजुअल्स और म्यूजिक के कॉन्ट्रास्ट की वजह से दे फाइंड इट एंटरटेनिंग। वी ऑल्सो सी इट इन कॉमेडी मूवीज एंड कार्टून्स जिसमें कैरेक्टर परेशान हो रहा होता है लेकिन हमें मजा आता है। तो ऑलवेज आस्क योरसेल्फ कि मेरे सीन में चल क्या रहा है, विजुअल्स की इंटेंसिटी क्या है, और जब ऑडियंस वो देख रही होगी तो उन्होंने क्या फील करना चाहिए। Now, just like costume and set design, music can also be used to supplement the time period and the location in which the story is happening. Stranger Things करके जो टीवी सीरीज है, इसकी स्टोरी लाइन is based in the 1980s. उस जमाने में synth music काफी ज्यादा ट्रेंडिंग था। और 80s की हॉरर मूवीज में भी इस टाइप का बीजीएम रहता था। तो इन सब से इंस्पायर होकर एंड बाय एडिंग देयर ओन क्रिएटिविटी, कंपोजर्स ने सीरीज को ऐसा बीजीएम दिया जो ऑडियंस को सीधा 80s में डाल देता है। मिडनाइट इन पेरिस मूवी का अच्छा खासा पार्ट 1920s में बेस्ड है। अब रियल लाइफ की बात करें तो ड्यूरिंग दिस डेकेड जैज म्यूजिक वाज रियली पॉपुलर इन फ्रांस। तो इस मूवी के लिए अलग से कोई बीजीएम कंपोज नहीं करा गया, बल्कि उसी जमाने के ओरिजिनल जैज गाने यूज किए गए। Birds do it, bees do it. अब कुछ केसेस में द म्यूजिक कैन बी कंप्लीटली डिफरेंट देन द टाइम पीरियड और द लोकेशन ऑफ द स्टोरी। जैसे पीकी ब्लाइंडर्स भी 1920s में ही बेस्ड है, लेकिन बहुत से गाने जो यूज किए गए वो मॉडर्न जमाने के रॉक बैंड्स के हैं। अब 20s में तो रॉक म्यूजिक डिस्कवर भी नहीं हुआ था, तो फिर क्यों यूज किया? Yeah, I mean, I think we early on decided we weren't going to use period music because I think for a modern audience to feel the mood, they probably need modern music. Because I think if you play period music, it takes you to a different experience. It puts a barrier between the audience and the people. सो पीरियड म्यूजिक यानी उस जमाने का जैज या ब्लूज म्यूजिक यूज करके उन्होंने ऑडियंस को पूरा पास्ट में नहीं डालना था। बाय यूजिंग अ मॉडर्न साउंड ट्रैक ही काइंड ऑफ वांटेड टू ब्रिंग द 20s टू द प्रेजेंट। एंड वन मोर थिंग, ये गैंगस्टर्स के रिबेलियस झगड़ालू एटीट्यूड के लिए रॉक म्यूजिक इज अ परफेक्ट सप्लीमेंट। थॉमस शेल्बी का जो ऑरा एंड स्टाइल है, ऑडियंस वो फील करवाती है जो कि 20s का म्यूजिक नहीं करवा पाता। सो रूल्स एंड रेफरेंसेस दिमाग में रखने चाहिए, लेकिन नेवर बी अफ्रेड to break them. So it's going back to the same thing. मेरी स्टोरी या सीन में चल क्या रहा है और ऑडियंस जब वो देख रही होगी तब उन्होंने क्या फील करना चाहिए। एंड these parameters can help you in making a better decision. अब ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस करी, इनको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। अब ओरिजिनल प्लान यही था कि सब कुछ एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा, लेकिन ये सब काफी टेक्निकल हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको अलग से पार्ट 2 में कवर करेंगे, बिकॉज ये वीडियो वैसे भी लंबी हो गई है। एंड इफ यू आर स्टिल वॉचिंग दिस, तो यार आप एक मजेदार इंसान हो, बिकॉज सिर्फ 10% लोग इतने लंबे तक देखते हैं और मैं जानना चाहूंगा कि वो कौन कौन है। सो गो टू द कमेंट सेक्शन, राइट 10% क्लब, एंड देन आपको इस वीडियो के बारे में क्या क्या अच्छा लगा। पार्ट 2 की एडिटिंग चल रही है, you'll find it over here once it is out. Thank you so much for watching, keep creating, and I'll see you on September 8.